बहू, एक कप चाय तो बना कर लाना। ठीक है पापा जी। अरे सुन बहू, अगर तू इनके लिए चाय बना ही रही है तो घर में सभी के लिए ही चाय बना ले। आधी आधी कप चाय हम भी ले लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं सभी के लिए चाय बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका सबके लिए चाय बना कर लाती है और प्रियंका के साथ साथ राहुल भी वहाँ आ पहुँचता है। ये लीजिए मम्मी जी और पापा जी, आप दोनों की चाय। अरे, आप सब लोग इतनी गर्मी में भी चाय पी रहे हैं? अरे हाँ, मगर इसमें क्या गलत है? अरे तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम कोई अपराध कर रहे हो। अरे भाई, चाय का मन किया तो चाय पी रहे हैं। लेकिन पापा, आप देख रहे हैं ना आज कितनी गर्मी है, और इस गर्मी में आप गरम गरम चाय पी रहे हैं। लगता है तूने अपनी पत्नी के हाथ की चाय चख कर नहीं देखी है, इसीलिए इतनी बक बक कर रहा है। नहीं, मैंने अभी तक प्रियंका के हाथ की चाय नहीं पी है, और मैं पीऊंगा भी नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में गर्म चाय पीना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप लोग ही पीजिए, मैं अपने लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। ठंडा बाद में पीना, पहले तो तू ये चाय पी कर देख। नहीं माँ, अरे तेरी माँ कह रही है तो एक बार बहू के हाथ की बनी चाय पीकर तो देख ले। अरे नहीं पसंद आए तो अपना पसंद का ठंडा पी लेना। लेकिन पापा अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बहू, तू राहुल को एक कप चाय दे, मैं भी देखूं कि कब तक ये चाय पीने से बचेगा। जी पापा जी। अफ़ो, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो चलो मैं चाय पी लेता हूँ। हाँ हाँ जानते हैं, अब चाय का एक घूंट तो ले। ना चाहकर भी सबके कहने पर राहुल चाय पीता है और चाय पीते ही राहुल का मूड पूरा बदल जाता है। माँ, वाह, ये चाय तो लाजवाब है। अरे ये चाय तो बहुत टेस्टी है। देखा, हो गया ना, एक घूंट में ही चाय का दीवाना। हाँ माँ, तो अब समझ में आया कि आप सब इतनी गर्मी में भी ये चाय क्यों पीते हैं। अरे भाई, हम चाय के शौकीन तो पहले से ही थे, मगर जब से हमने प्रियंका के हाथ की बनी चाय पी है तब तो हमें चाय की और ज्यादा आदत पड़ गई भाई। प्रियंका, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। तुम्हारे हाथ की बनी इस चाय का मुकाबला और किसी ड्रिंक से नहीं किया जा सकता। थैंक यू राहुल जी। तो एक कप चाय और मंगवा दूं? क्यों राहुल बेटा? अब नहीं माँ, अभी के लिए तो इतना ही काफी है। मगर हाँ, अब से जब कभी भी घर में चाय बने तो मुझे मत भूलना, एक कप चाय मेरे लिए जरूर बना लिया करना। अच्छा, इस तरह सब लोग प्रियंका के हाथ की बनी चाय का आनंद लेते हैं और साथ में गपशप करते हुए समय बिताते हैं। अगले दिन, बहू, आज खाने में कुछ हल्का बना लेना, आज नाश्ता बहुत हैवी हो गया था। ठीक है माँ जी, मैं आज सबके लिए लंच में दाल चावल बना दूंगी। लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं देख कर आती हूँ। उषा बाहर जाकर देखती है कि उसके घर में कौन आया है। अरे सुनीता बहन जी, आप यहाँ? बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। आइए आइए, अंदर आइए। मैं तो बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आई, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलने चली आऊं। क्यों उषा जी? ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ सुनीता जी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मगर क्यों? आप मेरे बेटे की शादी में क्यों नहीं आई? अच्छा, तो इस बात की नाराजगी लेकर बैठी है आप? जी, तो बताइए अब क्या बहाना बनाएंगी आप? अरे इनका काम आ गया था तो हमें शहर से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए हमारा आना ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, और वैसे भी मैंने सुना था आपके बेटे की शादी किसी गरीब लड़की से हुई है, फिर तो शादी भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शादी तो बहुत अच्छी हुई है, यानी सारा खर्चा आप लोगों ने ही किया होगा। लेकिन उषा जी, एक बात तो बताइए, आपका लड़का इतना अच्छा है तो आप एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू क्यों बना कर लाई? आपके बेटे राहुल को तो अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी। गरीब और अमीर क्या होता है सुनीता जी, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। प्रियंका बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और उसे सुनीता की कही बातों का दुख भी हो रहा था। जब उसकी सास उषा की नजर उस पर पड़ी तो उषा सब समझ गई। बहू, जरा आंटी जी के लिए कड़क चाय तो बना कर लाना। नहीं नहीं उषा जी, रहने दीजिए, इतनी गर्मी में कौन ही चाय पीता है। ऊपर से तेरे घर की गरीब बहू की हाथ की बनी चाय
तो मेरे हलक से भी नीचे नहीं उतरेगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने दिनों बाद मेरे घर आई है, आज तो आपको एक कप चाय पीनी ही होगी, चाहे इसके बाद आप कभी चाय मत पीना। अच्छा ठीक है, आप जिद कर रही है तो मैं आज आपके घर चाय पी ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका चाय नाश्ता लेकर सुनीता जी के सामने आती है और चाय नाश्ता रखकर वहाँ से चली जाती है। वैसे उषा, आपकी बहू दिखने में तो सुंदर है, देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये गरीब होगी। हाँ, मेरी बहू सुंदर तो है। अच्छा, अब सब बातें छोड़ो और चाय पियो। हाँ हाँ, पीती हूँ अभी। सुनीता चाय पीती है और चाय पीते ही उसके चेहरे के भी हाव भाव बदल जाते हैं। ये चाय है? अरे ये तो अमृत है, अमृत। सच सच बताइए, चाय तेरी बहू ने ही बनाई है ना? और नहीं तो क्या, मेरी बहू की चाय ही इतनी अच्छी बन सकती है। उषा जी, सच में चाय बहुत कमाल की बनी है। मैं तो जानती ही थी कि तुम भी मेरी तरह प्रियंका के हाथ की बनी चाय की दीवानी हो जाओगी। क्या मतलब? जब मैंने प्रियंका के हाथ की बनी चाय पहली बार पी थी, तब ये डिसाइड कर चुकी थी कि मेरे घर की बहू तो प्रियंका ही बनेगी। इसके हाथ की बनी चाय मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने तभी उसे अपनी घर की बहू मान लिया था। अच्छा, तो ये गुण देखकर आप अपने घर की बहू लेकर आई हैं। और नहीं तो क्या। और वैसे भी सुनीता जी, आप तो जानती है कि मैं और राहुल के पापा चाय के कितने बड़े शौकीन हैं, और स्वादिष्ट चाय पिलाकर ही प्रियंका ने हमारा दिल जीत लिया था। अच्छा, इतनी ही नहीं सुनीता जी, प्रियंका को तो 10 तरह की चाय बनानी आती है। ये बात भी प्रियंका ने हमें शुरू में ही बता दी थी। क्या? 10 तरह की चाय? इतनी भी चाय होती है क्या उषा जी? ये सुनकर तो मैं भी हैरान हो गई थी सुनीता जी, मगर प्रियंका कह रही थी कि ये सच ही है, तो होता ही होगा। आपकी बहू के हाथ की बनी चाय पीकर तो मुझे लगता है कि मुझे बार बार आपके घर आना ही पड़ेगा प्रियंका की हाथ की बनी चाय पीने। आप तो हमारे घर कभी भी आ सकती है, मगर एक शर्त पर। अगर आप मेरी बहू को आज के बाद गरीब कहना बंद कर दे। मुझे माफ कर देना उषा जी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगी। इस तरह उषा सुनीता को चाय पिलाकर अपनी बहू की काबिलियत भी बता देती है और उसकी गलती पर उसे माफी मांगने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी देर बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है। अरे बहू सुन, तू कह रही थी कि ना तुझे 10 तरह की चाय बनानी आती है, तो वो सारी चाय कब बनाकर पिलाएगी? मैं कल ही आप सबके लिए 10 तरह की चाय बना देती हूँ माँ जी। कल संडे भी है और सब लोग घर पे ही भी रहेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ये लीजिए, आप सबके लिए आज की खास मसाला चाय। अरे वाह वाह बहू, तो आज ये खास चाय बनाई है तूने? हाँ माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज आप सबको 10 तरह की चाय बनाकर पिलाऊंगी। हाँ, बहुत बढ़िया बहू। 2 घंटे बाद प्रियंका दोबारा सबके लिए चाय बनाती है। ये लीजिए, आज सबके लिए खास रोज वाली चाय। अरे वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल रोज फ्लावर की तरह लग रही है। इस चाय में मैंने गुलाब की पत्तियां डाली है। इसके 2 घंटे बाद प्रियंका फिर एक तरह की नई चाय बनाकर लेकर आती है। ये लीजिए, आप सबकी तंदूरी चाय, वो भी मिट्टी के बने कुल्हड़ में। अरे वाह बहू, ये भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, मुझे भी। इस तरह प्रियंका हर 2 घंटे में नई नई तरह की चाय बनाकर लाने लगती है। कभी इलायची वाली चाय, कभी अदरक वाली चाय, कभी चॉकलेट चाय, कभी नींबू वाली चाय, तो कभी कोई चाय जिसे पीकर घर के सभी लोग थक जाते हैं। ये लीजिए आप सब, अब ये चाय पीकर भी देखिए। नहीं बहू, बस कर, आज बहुत चाय पी ली। हाँ बहू, हाँ वो मैं भी नहीं पीऊंगा अब। एक बार इस चाय को पी लीजिए, फिर मैं आप सबके लिए खाना बना दूंगी। नहीं बहू, अब खाने की कोई जरूरत नहीं है। चाय इतनी पी ली है कि खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बची है। अरे वैसे भी अब रात हो गई है, अब खाना रहने ही दो बहू।
लेकिन आज तो आप सबने पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं है। चाय जो इतनी पी ली कि खाने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मगर ये ग्रीन टी तो पी लीजिए, ये बहुत फायदेमंद है। अब ले ही आए हो तो दे दो। अच्छा ठीक है, लाओ। बहू, तूने आज इतनी चाय पिला दी कि अगले 1 महीने तक कोई भी चाय का नाम दोबारा नहीं लेने वाला है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ बहू, कल से चाय बिल्कुल मत देना। मुझे पता है आज तो सब चाय के लिए मना कर रहे हैं, मगर सुबह होते ही ये लोग सबसे पहले चाय ही मांगेंगे। पूजा अपने पति राजीव से लड़ रही है क्योंकि वो जिम जाना चाहती है और उसका पति उसे मना कर रहा है। अरे तुम्हें जरूरत ही क्या है जिम जाने की? तुम तो वैसे ही दुबली पतली हो और वैसे भी घर के इतने काम होते हैं, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी पूजा। तुम भी कौन से जमाने की बात कर रहे हो राजीव? जिम सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं जाते बल्कि फिट रहने के लिए जाते हैं। मैं भी फिट रहना चाहती हूँ। अगर यही बात है तो तुम सिर्फ सुबह उठकर वॉक करोगी तो भी फिट रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारा वजन तो ज्यादा नहीं है। अगर तंदुरुस्ती रहना है तो सुबह सुबह उठकर पास वाले गार्डन में वॉक क्यों नहीं कर लेती? ऐसे अगर सिर्फ वॉक करने से तंदुरुस्त हो जाते तो जिम में इतनी भीड़ नहीं होती। अब समय बदल चुका है राजीव। जिम करने से मैं तंदुरुस्त रह सकती हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ भी जिम जा रही हैं और मुझे भी जाना है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें जिम जाना है क्योंकि तुम्हारी सहेलियाँ भी वहाँ जा रही है। वाह, वो कुएं में कूदेंगी तो तुम भी कूद जाओगी क्या? क्या पूजा, थोड़ी समझदारी दिखाओ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे जिम के पैसे नहीं देने तो मैं अपने पापा से मांग लूंगी, लेकिन जिम तो मैं जाकर ही रहूंगी। पूजा जिद पर अड़ जाती है कि वो जिम जाकर ही रहेगी। यही बात उसकी सास के कानों में पड़ती है और वो भी पूजा को जिम जाने से मना करती है, लेकिन पूजा अपनी सास से भी बहस कर लेती है। बहू, वैसे ही घर के इतने काम होते हैं, उसी में तुम थक जाती हो, फिर जिम जाने लगोगी तो और ज्यादा थक जाओगी। काम कैसे कर पाओगी? हाँ, तो क्या आप पीछे से थोड़ा काम नहीं देख सकती है मम्मी जी? वैसे भी मैं जिम सुबह 6 बजे जाऊंगी। जब तक आप लोग उठेंगे मैं वापस भी आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, अपना काम नहीं रुकेगा। बात काम करने की नहीं है बहू, ये जिम वगैरह बस दिखावा है, दिखावा। हमारे जमाने में कौन से जिम होते थे, लेकिन देखो हम लोग इतनी उम्र होने के बाद भी तंदुरुस्त है। तुम भी अच्छा खाओ, सुबह शाम योगा करो, तंदुरुस्त रहोगी। हाँ, आपके जमाने की बात अलग थी मम्मी जी, तब तो इंसान मर जाता था और पता भी नहीं चलता था कि किस बीमारी से मरा है। लेकिन अब समय बदल चुका है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप माँ बेटे को मेरे जिम जाने से तकलीफ क्या है। हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, हम तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। कुछ दिन जिम जाकर तुम अपना शरीर और खराब कर लोगी और वो लोग पता नहीं क्या क्या खाने और पीने को देते हैं, वो तो और ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपको अभी इन सब चीजों की समझ नहीं है मम्मी जी। आप ठहरी पुराने जमाने की, मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। मुझे अच्छे से पता है क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। तुम और राजीव अपने हिसाब से देख लो, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती। बहू की बहस से तंग आकर सास इस बारे में बात करने से मना कर देती है, लेकिन बहू ने तो अब ठान लिया है कि वो जिम जाकर ही रहेगी और ऐसा ही होता है। अगले दिन पूजा जिम कर रही है और बहुत सारी सेल्फी ले रही है, जिन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती है। उसका ध्यान जिम में कम और फोटो वीडियो बनाने में ज्यादा है। पूजा घर आती है और जिम करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और आते ही सोफे पर निढाल हो जाती है। पूजा, जल्दी से मुझे चाय नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजीव, मैं अभी जिम से आई हूँ, देख नहीं रहे हो कितनी थक चुकी हूँ। मम्मी जी को बोल दो, वो दे देंगी। ये तुम्हारा काम है पूजा, मम्मी का नहीं। वैसे भी उनकी पूरी जिंदगी निकल गई यही काम करते हुए, अब क्या बुढ़ापे में भी उनसे काम करवाओगी? हाँ, तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ चाय नाश्ता देने के लिए ही तो कहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए कहा था तुमसे कि जिम ज्वाइन मत करो,
मुझे पता था यही सब होगा। उस समय तो तुम बड़े बड़े बोल रही थी कि मैं सब कर लूंगी, सब संभाल लूंगी। अब क्या हुआ? हाँ तो अभी मुझे जिम जाते हुए दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े दिन तो लगते हैं सेट होने में, और तुम तो चाहते हो कि मैं जिम ना जाऊँ, इसीलिए बस बहाने ढूंढते रहते हो लड़ाई करने के। इतनी देर में पूजा की सास अंदर से राजीव के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और उन्हें समझाती है, अरे बेटा, सुबह सुबह तुम दोनों क्यों लड़ने में लगे हो? मैंने तेरा चाय नाश्ता बना दिया है, ले चाय नाश्ता कर और ऑफिस जा। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बाहर से खा लेता। अपने बच्चों के लिए काम करना तकलीफ नहीं है बेटा, वैसे भी बहू तो दिन भर काम करती है, कभी कभी मैं भी कर लूंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। मैं भी इन्हें इतनी देर से यही कह रही हूँ मम्मी जी, लेकिन इन्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। पूजा गुस्से में उठकर अंदर चली जाती है और उसका पति और सास उसे देखते रह जाते हैं। कुछ दिन बाद पूजा अपने फोन में अपनी सहेलियों के फोटो और वीडियो देख रही है और खुद से बोल रही है, ये आशा तो बहुत दुबली हो गई है, लगता है 1 नहीं 2 घंटे जिम करती है। और ये दीपाली, इसका तो शेप ही बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे भी इन लोगों की तरह ही मेहनत करनी होगी ताकि मैं इनसे ज्यादा अच्छी दिख सकूं। पूजा जिम में डबल मेहनत करने लगती है, कभी वजन उठा रही तो कभी मशीन पर दौड़ रही है। उसके जिम वाले ने उसे एक प्रोटीन पाउडर का डिब्बा भी दिया है, जिसे वो दूध में मिलाकर पीती है और उसे लगता है कि इस प्रोटीन पाउडर से ही उसका शरीर तंदुरुस्त बनेगा। अगली सुबह हो चुकी है, लेकिन पूजा अभी तक उठी नहीं है। उसका अलार्म बज रहा है, जिसे वो बंद करके फिर से सो जाती है। पूजा करवट लेती है तो उसका सारा बदन दर्द कर रहा है और वो दर्द से कर रही है। उसके पैर हिल भी नहीं रहे और हाथों में भी जैसे जान ही नहीं बची है। ये मेरे पैरों को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों पर कंट्रोल ही नहीं है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अचानक से क्या हो रहा है मुझे? राजीव तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी देखता है कि पूजा अभी तक सो रही है। उसे चिंता होती है और वह पूछता है, पूजा, उठी नहीं अभी तक? आज तुम जिम नहीं गई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ राजीव, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बदन भी दर्द कर रहा है। शुरू में ऐसा होता है, जब जिम जाना शुरू करते हैं तो हाथ पैर और बदन दर्द होता है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ, वो खाकर सो जाना, दिन में ठीक हो जाओगी, ठीक है? राजीव पूजा को दवाई देकर चला जाता है। पूजा दवाई खा लेती है और फिर से सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद पूजा को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। वो उल्टी करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सास दौड़कर उसके कमरे में आती है और देखती है कि पूजा का हाल बहुत बुरा है। अरे बहू, ये तुम्हें क्या हो रहा है? इतनी उल्टियाँ क्यों कर रही हो? पता नहीं मम्मी जी, बहुत उल्टियाँ हो रही है, हाथ पैर भी टूट रहे हैं, जैसे जान ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं अभी राजीव को फोन करती हूँ। कुछ देर बाद राजीव डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर पूजा को चेक कर रहे हैं और उन्हें पूजा की बीमारी समझ आ जाती है। आपने बताया कि आप जिम जाती हैं और प्रोटीन पाउडर भी पीती हैं। कितना टाइम हो गया आपको जिम जाते हुए? अभी तो बस 15-20 दिन ही हुए हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हुआ क्या है डॉक्टर साहब? क्या इसकी तबीयत जिम जाने की वजह से बिगड़ी है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। असल में जो प्रोटीन पाउडर ये पी रही हैं वो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। उसके अलावा शायद इन्होंने एक्सेसिव जिम भी किया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से टूट गई है। मुझे लगता है अब इन्हें 1 हफ्ता अच्छे से आराम करना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और पूजा भी डर जाती है। डॉक्टर साहब तो चले जाते हैं, लेकिन पूजा रोने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तू ही जिद पर अड़ी हुई थी। मैंने कहा था ना पूजा, ये जिम वगैरह सब बेकार की चीज है। अगर करना ही है तो योगा कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो। अरे इससे भी इंसान तंदुरुस्त ही रह सकता है, और ये सबसे अच्छा प्राकृतिक इलाज भी है सेहत बनाने के लिए। आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने अपनी सहेलियों के चक्कर में जिम ज्वाइन कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों से मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी तबीयत ठीक कर लो जल्दी से। उसके बाद हम सास बहू दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ योगा भी किया करना। सभी हंसने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
कांति की दो बहुएं थी, बड़ी निशा जो कि एक अमीर घर से आई थी और रजनी जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। निशा को अपने पैसे का बहुत घमंड था और वो बार बार पर अपनी देवरानी रजनी को नीचा दिखाया करती थी। निशा अपनी सास और देवरानी के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार है। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ पार्टी में चलने के लिए। आप रेडी हो गई? हाँ बहू, मैं भी तैयार हूँ, बस तुम्हारी देवरानी रजनी आ जाए फिर चलते हैं। ये रजनी भी बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, जैसे पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े कपड़े पहन रही होगी। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि उसे ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानी ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, मैं तुम दोनों की सास हूँ ना, तुम दोनों को मुझे बराबर रखना होता है। सास बहू की बातें कर रही होती है कि वहाँ निशा आ जाती है, जिसने सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर जेठानी गुस्सा करने लगती है। ओहो, तो ये घटिया सी साड़ी पहनने के लिए तुम घंटे लगा रही थी। हम किसी की मौत में नहीं जा रहे हैं रजनी, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में। कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन लेती। अच्छी तो है भाभी, इसमें क्या खराबी है? और कॉटन की साड़ी का फैशन तो कभी नहीं जाता। कॉटन की साड़ी सबसे ज्यादा सोबर और स्टैंडर्ड लगती है। अच्छा, तो अभी गरीब परिवार की लड़की जिसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, वो मुझे समझाएगी क्या फैशन होता है और क्या स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तुम दोनों बहस मत करो। तुम दोनों को मेरे साथ चलना है या नहीं? अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से लड़ो, मैं जा रही हूँ। और चलना है तो तमीज से दोनों मेरे साथ चलो। और मुझे किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए वहाँ। निशा की बातों से तंग आकर सास दोनों को डांट लगा देती है और दोनों बहुएं चुपचाप सास के साथ पार्टी में चली जाती है। अगले दिन निशा ने ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगवाए होते हैं और वो अपनी सास को दिखा रही होती है और खुद की तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ रजनी भी आ जाती है, जिसे देखकर निशा और ज्यादा दिखावा करने लगती है। ये वाला देखा आपने मम्मी जी, ये गाउन कितना प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में इतना सुंदर गाउन कोई पहनेगा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। ये मैंने ऑनलाइन भले ही मंगवाया है मम्मी जी, लेकिन ये सभी अच्छे डिजाइनर ने बनाए हैं। इसकी डिजाइन देखिए आपने, इसका तो कोई मैच ही नहीं है। वैसे भी सभी लोग मुझे हमेशा से ही कहते थे कि मैं कपड़े चॉइस करने के मामले में एकदम परफेक्ट हूँ। मेरी चॉइस खराब हो ही नहीं सकती। देखिए ना, कितना सुंदर कपड़ा है। रजनी वहीं खड़े होकर सारे कपड़े दिखा रही है। तभी उसकी जेठानी उसे टॉन्ट मारने लगती है। तुम खड़ी क्यों हो रजनी? बैठ जाओ ना और आराम से हाथ में लेकर देखो। वैसे भी इतने अच्छे और महंगे कपड़े तुमने कभी देखे नहीं होंगे। तुम्हें पता है, ये सभी कपड़े डिजाइनर से बने हैं। डिजाइनर का मतलब तो समझती हो ना? भाभी, मैं डिजाइनर का मतलब भी समझती हूँ, और ये जो भी कपड़े हैं इनका पैटर्न भी। अब भूल रही है, मैं सिलाई भी सीख चुकी हूँ और कुछ कपड़े डिजाइन भी कर चुकी हूँ। रजनी की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे रजनी का मजाक उड़ा रही हो। सास ये सब कुछ देख रही है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। रजनी को भी बहुत अजीब लगता है। अरे मेरी भोली भाली देवरानी जी, जो आप करती थी उसे डिजाइन करना नहीं कहते, बल्कि कपड़े सिलना कहते हैं। और जो सिलाई तुमने सीखी उसका कोई मोल नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं है निशा, कुछ भी सीखना कभी बेकार नहीं जाता। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस रजनी को ये बता रही हूँ कि फैशन क्या होता है और डिजाइन करना किसे कहते हैं। वैसे मेरी पसंद कैसी लगी तुम्हें रजनी? तुमने बताया नहीं। बहुत अच्छी है भाभी, बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आपने डिजाइन मंगवाई है ना, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। ये सीक्वेंस तो अब मार्केट में मिलना ही बंद हो गया है। और ये सलमा सितारा, ये तो अब चलता ही नहीं है। रजनी की बात सुनकर निशा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। प्लीज रजनी, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या चलता है और क्या नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा फैशन तो आता है, मुझसे ज्यादा फैशन तो नहीं जानती हो ना तुम। और मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रजनी। तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। निशा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। रजनी अपनी सास की तरफ देखती है। उसकी सास रजनी को देखकर हल्के से मुस्कुराती है और निशा भी हंसने लगती है अपनी जेठानी के ऊपर। कुछ दिन बाद
निशा, रजनी और उसकी सास हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास के पास मैसेज आता है, सुनो बहू, हमारी कॉलोनी वालों ने फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन रखा है इस बार नवरात्रि में। जिन्हें भी पार्टिसिपेट करना हो उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। क्या तुम दोनों को करवाना है? नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं करवाऊंगी। ये छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मैं अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहती। वैसे भी कॉलोनी के कंपटीशन में कौन ही बड़े डिजाइनर होंगे, मेरे सामने तो सभी फीके पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है बेचारे उन लोगों को ही जीतने दूं। हाँ, ठीक है निशा बहू, तुम रहने दो। रजनी बहू, मुझे लगता है तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। जी मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। आप मेरा नाम रजिस्टर करवा दीजिए, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। निशा जैसे ही सुनती है रजनी पार्टिसिपेट कर रही है, उसके मनन में जलन आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, इस रजनी को नीचा दिखाने का अच्छा मौका है। बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी उस दिन और मुझे बता रही थी कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इसे ऐसा हराऊंगी कि खुद ही समझ जाएगी कौन ज्यादा फैशन समझता है और कौन नहीं। निशा बहू, पक्का तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो ना? मैं रजनी बहू का नाम दे रही हूँ। अब मम्मी जी, आप इतना फोर्स कर रही है तो मैं भी पार्टिसिपेट कर ही लेती हूँ। वैसे भी घर बैठकर क्या करूँगी, कम से कम थोड़ा मनोरंजन ही हो जाएगा। ठीक है फिर, मैं तुम दोनों का नाम दे देती हूँ। 5 दिन बाद कंपटीशन है, तुम लोग अपनी अपनी ड्रेस के साथ तैयार रहना। अगले दिन निशा अपने रूम में कुछ कपड़ों के साथ बैठी हुई है और रजनी को नीचा दिखाने के बारे में सोच रही है। इस रजनी को तो इस बार मुंह के बल ऐसा गिराऊंगी। मैं बहुत अपने आप को डिजाइनर समझती है ना, ऐसी ऐसी ड्रेस बनाकर पेश करूंगी कि आंखें फटी की फटी रह जाएगी और उसे उसकी औकात भी पता चल जाएगी। बड़ी आई मुझसे कंपटीशन करने वाली। कहाँ मैं इतने अमीर परिवार की लड़की और कहाँ वो झोपड़पट्टी में रहने वाली। कपड़ों के मामले में मुझसे बराबरी करती है। इस बार इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। हाँ, कंपटीशन का दिन। आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ ही जाता है, जब सभी पार्टिसिपेंट अपने अपने बनाए 3 तरह के ड्रेस लेकर स्टेज पर मौजूद है। निशा के चेहरे पर अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है। वहीं रजनी ने एक बहुत ही सुंदर सी कॉटन की सिंपल साड़ी पहनी हुई है और मुस्कुराती हुई स्टेज पर खड़ी है। उनकी सास नीचे बैठी हुई है और दूसरे पार्टिसिपेंट के रिलेटिव्स भी स्टेज के नीचे बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शो शुरू हो चुका है और एक एक करके स्टेज पर सभी लोग अपने ड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब निशा का नंबर आ चुका है, जो अपने 3 ड्रेस लेकर स्टेज पर आती है। एक उसका गाउन है, दूसरी उसकी एक साड़ी है और तीसरी मलमल की शर्ट। अब बारी आती है रजनी की, जो अपने 3 कपड़े लेकर आती है। उसका गाउन है जो उसने वेस्टेज पॉलिथीन से बनाया है, दूसरी उसकी साड़ी है जो उसने वेस्ट कपड़ों से बनाई है और तीसरा उसका एक टॉप है जो उसने केले के पत्तों से बनाया है। रजनी के डिजाइन देखने के बाद निशा मन ही मन जोर जोर से हंसने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान ये इसने क्या बना डाला। इसने तो हम लोगों की नाक ही कटवा दी। इसी सिलाई सीखने और डिजाइनर कपड़े के ऊपर घमंड करती थी ना ये रजनी। आज मैंने इसका टैलेंट भी देख लिया। अब मुझे और मौका मिल जाएगा इसे नीचा दिखाने का। और अब तो मैं मम्मी जी को भी नीचा दिखा सकती हूँ। बहुत साइड लेती थी ना। सभी पार्टिसिपेंट अपनी एड्रेस दिखा चुके हैं और अब समय आ जाता है रिजल्ट का, जो जाकर रिजल्ट घोषित करता है। निशा इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होती है कि विजेता का नाम सुनने के पहले ही ट्रॉफी लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही जज रजनी का नाम लेते हैं, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। रजनी खुशी खुशी जज से ट्रॉफी लेने जाती है, लेकिन निशा रजनी को जीतता देख जल भून जाती है और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी और उसकी सास घर आते हैं और देखते हैं कि निशा गुस्से में इधर उधर टहल रही है और उन्हें देखते हैं कि निशा का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या तुमने उस जज को पैसे खिलाए थे? तुम्हारे उन वाहियात से डिजाइन के लिए उसने तुम्हें विनर कैसे घोषित कर दिया? जरूर तुमने जज के साथ पहले से ही प्लान बना कर रखा होगा, है ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? कंपटीशन में हार जीत तो चलती ही रहती है, इसे पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। नहीं मम्मी जी, ये कैसे जीत सकती है? ये मेरे सामने कैसे जीत सकती है? वैसे ही जीत सकती है जैसे आज जीती है। निशा बहू, हमें कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रजनी नहीं जीत सकती? उसने जो डिजाइन पेश किए
उतने यूनिक और अच्छे डिजाइन वहाँ पर मौजूद किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं बनाए थे, तुमने भी नहीं। इसे ही तो टैलेंट कहते हैं और अपने टैलेंट के दम पर रजनी बहू आज इस कंपटीशन को जीत गई है। अगर तुमने भी रजनी को नीचा दिखाने के बजाय कंपटीशन पर ध्यान दिया होता और मेहनत की होती तो शायद आज तुम विजेता होती, लेकिन तुम तो उसे नीचा दिखाने में लगी हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए हमें, ना कि दूसरे पर। रजनी ने खुद पर ध्यान दिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन बना कर दिखाए और वो जीत गई क्योंकि वो हकदार थी। हकदार। अपनी सास की बात सुनकर निशा शर्मिंदा तो होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। रजनी खुश होती है और ट्रॉफी अपनी सास को दे देती है। ये देखकर निशा और जल जाती है।